हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट एक्सेलप्लेन पर। और जैसा कि हम सबको पता है कि फाइनेंस बजट 2020 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने 26 एएस को अमेंड करने की बात की थी। अब उस अनाउंसमेंट को रियलिटी में कन्वर्ट किया गया है। एक नई नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन नंबर 30/2020 इनकम टैक्स की, जिसमें 26 एएस के नए फॉर्मेट का बताया गया है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि अब 26 एएस का जो नया फॉर्मेट है वो किस प्रकार होगा। उसका जो नाम है वो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होगा। उसके पार्ट ए में पैन नंबर, इंडिविजुअल के केस में आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ इनकॉर्पोरेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस, ये सब पार्ट ए में होगा। पार्ट बी जो इंफॉर्मेशन का होता था दोस्तों, पहले पार्ट बी जो है वो सिर्फ आपकी टीडीएस, टीसीएस, टैक्स पेमेंट्स की बात करता था। लेकिन अब जो है पार्ट बी, वो सबसे पहले बात करता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टीडीएस एंड टीसीएस, टैक्स डिडक्टेड एंड सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एंड सोर्स। इसमें कोई चेंज नहीं है। जैसा पहले टीडीएस टीसीएस दिखता था वैसे ही अब दिखेगा। टीडीएस टीसीएस डिडक्टेड इन एनी सेक्शन इंक्लूडिंग टीडीएस टीसीएस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑल्सो। देन दोस्तों दूसरे नंबर पे जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। तो जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं, हम देखेंगे कौन कौन सी ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, वो सारी की सारी अब आपकी 26 एएस में दिखेंगी, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिखेंगी। देन दोस्तों इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ये जो पेमेंट ऑफ टैक्सेस की हम बात कर रहे हैं, ये कौन से टैक्सेस हैं जो आपने एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स में पे किए हैं। देन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिमांड एंड रिफंड। ये दोस्तों पहले भी दिखती थी आपकी, आगे भी दिखेंगी कि आपके क्या क्या रिफंड आपको सैंक्शन हुए हैं, और अब साथ के साथ आपको डिमांड्स भी दिखेंगी कि आपके अगेंस्ट डिपार्टमेंट ने अगर कोई डिमांड रेज की है तो वो सारा कुछ एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट मींस 26 एएस के अंदर अब आपको गोइंग फॉरवर्ड दिखाई देगा। देन दोस्तों उसके बाद इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। आपके अगेंस्ट अगर कोई भी प्रोसीडिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में किसी भी सेक्शन में अगर पेंडिंग है, चाहे वो स्क्रूटनी प्रोसीडिंग हो, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट हो, कोई सर्सीजर हो, कोई भी प्रोसीडिंग अगर आपके अगेंस्ट पेंडिंग है तो वो आपके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट मींस 26 एएस स्टेटमेंट में दिखाई देगी। देन पॉइंट नंबर 6 में इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स। आपकी जो भी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हुई हैं वो भी आपके 26 एएस स्टेटमेंट में दिखाई देगी। दोस्तों इसमें समझने की बात यह है कि 26 एएस स्टेटमेंट जो है वो ईयर वाइज होता है। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में जो जो ट्रांजैक्शंस है वो सब यहाँ पे आपको दिखेंगी। ऐसा नहीं है कि सारी हिस्ट्री की प्रीसीडिंग वाली आपकी कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स दिखेंगी। जो प्रोसीडिंग्स उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हुई हैं वो दिखेंगी, और जो प्रोसीडिंग्स उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर में पेंडिंग है वो यहाँ पे दिखेंगी। रिफंड और डिमांड की भी बात करें तो जो उस पर्टिकुलर पीरियड में, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर के अंदर जो आपकी डिमांड आउटस्टैंडिंग है, या जो उस पर्टिकुलर पीरियड में जो आपका रिफंड सैंक्शन हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। देन पॉइंट नंबर 7 में बोला है एनी अदर इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू सब रूल 2 ऑफ रूल 114I। तो कोई और इंफॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट को सही लगेगी वो भी बाद में इसमें ऐड की जा सकती है। सो दोस्तों इसमें देखोगे अगर आप तो 1 नंबर पहले भी आपको दिख रहा था, 3 नंबर भी पहले आपको दिख रहा था, 4 में रिफंड आपको दिखता था, अब डिमांड भी आपको दिखेगा। 5 और 6 एक रेगुलर चीज है आपकी, जो भी अगर आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही है या जो कंप्लीट हो गई है वो भी अब आपको इसके अंदर दिखेंगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो है पॉइंट नंबर 2, दैट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ये 2 नंबर मेरा ये मानना है कि टैक्स पेयर्स के लिए पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि टैक्स पेयर कोई ट्रांजेक्शन करता है जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में भी आता है, लेकिन टैक्स पेयर उसे अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में बताना भूल जाता है, जिसकी वजह से उसको डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाता है और स्क्रूटनी में भी या इनकम टैक्स एस्केपिंग असेसमेंट में भी उसका केस खुल जाता है। अब जो ये स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं, अगर इसके अंदर 26 एएस में पहले से ही टैक्स पेयर को अगर सारी इंफॉर्मेशन दिख जाएंगी
तो वो अकॉर्डिंगली अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरेगा और कहीं ना कहीं वो अपने अगेंस्ट डिपार्टमेंट के एक्शंस को रोक पाएगा। दूसरा, डिपार्टमेंट को दोस्तों इसमें क्या फायदा है? पहला, डिपार्टमेंट की लिटिगेशन कॉस्ट कम हो रही है। डिपार्टमेंट क्योंकि अगर किसी को नोटिस भेजता है तो एक पूरी प्रोसेस यूज होती है, स्टाफ कॉस्ट लगती है, एडमिन कॉस्ट लगती है, वो सारी की सारी कॉस्ट डिपार्टमेंट की बचेगी। दूसरा, अगर ये ट्रांजेक्शन 26 AS में दिखेंगी और टैक्स पेयर अपनी रिटर्न करेक्ट भरेगा तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू को बेनिफिट मिलेगा, टैक्स कलेक्शन भी इसमें इंक्रीज होंगी। तो इसीलिए इन टोटो दिस इज प्लस प्लस फॉर टैक्स पेयर, प्लस प्लस फॉर टैक्स प्रोफेशनल एंड प्लस प्लस फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो। सो ये जितनी ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट ला रही है उसका फायदा सभी को मिलने वाला है। अब दोस्तों देखते हैं कि स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। वैसे तो दोस्तों हम सबको पता है कि एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिटर्न है फॉर्म 61A, जिसके अंदर हम स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करते हैं, प्लस बैंक्स AIR वगैरह भी रिपोर्ट करते हैं। बट लेट्स सी व्हाट आर द स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सबसे पहली स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है दोस्तों? अगर आपने किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा का कैश जमा किया है। दूसरी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है दोस्तों? अगर आपने अपने करंट अकाउंट के अंदर 50 लाख या उससे ज्यादा का कैश जमा किया है या डिपॉजिट किया है। कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉन एग्रीगेटेड टू 50 लाख रुपीज और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर इन और फ्रॉम वन और मोर करंट अकाउंट ऑफ ए पर्सन। सो 50 लाख से ऊपर का ज्यादा कैश या तो जमा किया या निकाला है करंट अकाउंट में, तो वो भी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आता है। और 10 लाख से ज्यादा का कैश अगर आपने अपने सेविंग बैंक अकाउंट में जमा किया है तो वो भी आपका स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन SFT है। देन दोस्तों, वन और मोर टाइम डिपॉजिट्स other than time deposit made through renewal of another time deposit of a person aggregate to 10 lakh rupees or more in a financial year of a person। तो एक साल में अगर FD करवाई है आपने 10 लाख से ज्यादा की, 10 लाख से ज्यादा की अगर आपने फिक्स डिपॉजिट किसी भी फॉर्म में अगर टर्म डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट करवाया है रिन्यूअल वाले को छोड़ के, तो वो भी आपकी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है। ये डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ करवाए हैं? किसी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, निधि कंपनीज में और NBFCs में। दोस्तों 10 लाख से ज्यादा का कैश जमा करा तो भी STF है, 50 लाख से ज्यादा का कैश जमा कराया निकाला करंट अकाउंट में STF है, 10 लाख है उससे ज्यादा की आपने FD करवाई किसी भी फॉर्म में और बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या NBFC में या निधिज रेफर्ड इन कंपनी सेक्शन 406 में, तो उस केस में भी उसको स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन माना गया है। देन दोस्तों, payment made by any person to any amount aggregating to 1 lakh rupees or more in cash, 10 lakh rupees or more by any other mode against which bills raised in respect of one or more credit cards issued to that person in a financial year। So दोस्तों, अगर एक साल में 1 लाख से ऊपर की आपकी क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग है या सारे के सारे क्रेडिट कार्ड, एक से ज्यादा अगर क्रेडिट कार्ड है, आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट एक साल में अगर 1 लाख से ऊपर कैश में की है तो वो भी STF है। और इन टोटल जितने भी आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं सबकी मिला के अगर 10 लाख से ऊपर की टोटल ट्रांजैक्शन है तो वो भी STF है। सो दोस्तों, 1 लाख से ऊपर कैश में है क्रेडिट कार्ड की पेमेंट STF, और 10 लाख में किसी भी मोड से पेमेंट आपने की तो वो भी STF है। दोस्तों आपकी जब हम पेमेंट कह रहे हैं तो इसका मतलब बिल रेज्ड भी उसमें कवर है। सो अगेंस्ट बिल्स रेज्ड मींस आपने पेमेंट की अगेंस्ट बिल रेज्ड, तो वो चाहे आपकी एग्रीगेट पेमेंट हो, पीछे वाली एक्युमुलेटेड पेमेंट भी हो, अगर 10 लाख से ऊपर की आप कर रहे हैं तो वो भी STF में कवर हो जाती है। और 1 लाख से ऊपर का अगर आपने कैश जमा किया क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट तो वो भी आपकी STF में कवर हो जाती है। देन दोस्तों, receipts from any person of any amount aggregating to 10 lakh rupees or more in a financial year for acquiring bonds or debentures issued by a company or institutions। सो 10 लाख है उससे ज्यादा के बॉन्ड्स और डिबेंचर्स खरीदना भी STF है। देन दोस्तों, 10 लाख से ऊपर के शेयर्स अगर आपने एक्वायर किए हैं, receipts from any person for any amount aggregating to 10 lakh rupees or more in a financial year for acquiring shares। तो 10 लाख इंक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन बनी है, अगर 10 लाख से ऊपर की शेयर कैपिटल अगर इश्यू हुई है तो उस केस में भी दोस्तों उसको STF माना गया है और कंपनी को डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना है और अब वो 26 AS में दिखेगा। तो आपने किसी कंपनी में 10 लाख से ऊपर के शेयर एक्वायर किए हैं तो वो भी आपके 26 AS में दिखेंगे।
देन दोस्तों बाय बैक ऑफ शेयर्स फ्रॉम एनी पर्सन फॉर एन अमाउंट और वैल्यू एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज और मोर। अगर किसी कंपनी ने 10 लाख या उससे ऊपर के शेयर्स बाय बैक किए हैं तो वो भी एचटीएफ की कैटेगरी में है और वो भी डिपार्टमेंट को इंटीमेट करने हैं। दोस्तों ये जितने भी हम केसेस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये सारे स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं और एसएफटी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं और ये सारी की सारी फ्यूचर में 26 एएस में फाइनेंशियल ईयर 20-21 से आपके 26 एएस के अंदर दिखने वाली है। सो हमने अभी तक क्या क्या कवर किया? सबसे पहले हमने देखा कि अगर आपने 10 लाख से ऊपर सेविंग बैंक अकाउंट में जमा किए तो वो हमने कवर किए। करंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा या तो जमा किए या विड्रॉ किए तो वो हमने कवर किए। आपने एफडी करवाई 10 लाख है उससे ज्यादा की तो वो हमने कवर किया। स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में मींस 26 एएस में दिखेगा। 1 लाख से ऊपर का क्रेडिट कार्ड का बिल दिया आपने तो वो 26 एएस में दिखेगा। ओवरऑल 10 लाख है उससे ऊपर का क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया तो वो 26 एएस में दिखेगा। आपने किसी कंपनी में 10 लाख से ऊपर के शेयर एक्वायर्ड किए इंक्लूडिंग एप्लीकेशन मनी वो भी 26 एएस में दिखेगा। देन दोस्तों आपने किसी कंपनी में डिबेंचर्स या बॉन्ड्स एक्वायर किए 10 लाख से ऊपर के वो भी 26 एएस में दिखेगा। कंपनी ने शेयर्स बायबैक किए 10 लाख है उससे ऊपर के तो वो भी 26 एएस में आपका दिखेगा। देन दोस्तों आपने अगर म्यूचुअल फंड परचेज किए 10 लाख है उससे ज्यादा की, रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन फॉर एनी अमाउंट एग्रीगेटेड टू 10 लाख रुपीज और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर फॉर एक्वायरिंग यूनिट्स ऑफ वन और मोर स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड खरीदे हैं 10 लाख है उससे ज्यादा के तो वो भी 26 एएस स्टेटमेंट में दोस्तों आपका दिखेगा। देन receipts from any person for sale of foreign currency including any credit of such currency to foreign exchange card or expense in such currency through a debit card or credit card or through issue of traveler's check or debit or draft or in any other instrument of an aggregate amount of 10 lakh or rupees more। अगर आपने 10 लाख है उससे ज्यादा की फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में भी डीलिंग की है तो वो भी आपके 26 एएस में दिखाई देगा दोस्तों। देन परचेज और सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मोर देन 30 लाख। जैसा कि हम सबको पता है कि 50 लाख से ऊपर का तो आपका पहले ही दिखता था क्योंकि उस पर 1% टीडीएस कटता था, लेकिन अब 30 लाख से ऊपर की जो भी प्रॉपर्टी सेल परचेज होगी वो भी आपकी 26 एएस में दिखेगी। रिसीप्ट्स ऑफ कैश पेमेंट एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज फॉर सेल बाय एनी पर्सन ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ एनी नेचर। अगर आपने कोई भी माल कैश में 2 लाख है उससे ज्यादा का खरीदा है तो वो भी आपके 26 एएस में दिखाई देगा। देन दोस्तों कैश डिपॉजिट ड्यूरिंग द ये एक हिस्ट्री थी, सो दैट हैज बीन गॉन। सो पॉइंट नंबर 11 तक दोस्तों हमने देखा कि पॉइंट नंबर 11 तक हमारी जो जो ट्रांजेक्शन्स कवर होती हैं। तो लेट्स सी कि इनके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है। दोस्तों बहुत सारे लोग थे जो टैक्स जमा नहीं करते थे और कैश में अपनी शॉपिंग करते थे। अब डिपार्टमेंट ने पहले ये कहा था कि 2 लाख से ऊपर का कैश में आप जमा नहीं कर सकते। अब दोस्तों 2 लाख से ऊपर का अगर आप कैश में परचेज करते हैं तो वो आपके 26 एएस में दिखेगा और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को टैक्स इवेजन में मदद मिलेगी। ये 2 लाख से ऊपर दोस्तों कुछ भी आइटम हो सकती है, एनी आइटम यू हैव परचेज्ड इन कैश फॉर ₹2 lakhs और मोर। देन दोस्तों इमूवेबल प्रॉपर्टी 50 लाख से ऊपर टीडीएस कटता था तो लोग ये सोचते थे कि 50 लाख से ऊपर का ही हमें डिपार्टमेंट को दिखता है और उसके ऊपर ही हमें टैक्स प्लानिंग करनी है, उसके नीचे का हम बाईपास कर देंगे या ऐसा कुछ कर देंगे। लेकिन दोस्तों रिपोर्ट पहले भी जाती थी रजिस्ट्रार से और अब तो आपके 26 एएस में दिखेगी। मींस 30 लाख से ऊपर की अगर कोई भी रजिस्ट्री है तो इन एनी केस आप उसको किसी भी तरीके से आप बाईपास नहीं कर पाएंगे और आपको टैक्स भरना ही भरना है। हमारी रिकमेंडेशन पहले भी यही रहती थी कि आपको टैक्स भरना चाहिए और हमारी रिकमेंडेशन अभी भी यही है कि आप ट्रू एंड करेक्ट टैक्स अपनी हर ट्रांजेक्शन पर भरें। देन दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो टैक्स पे नहीं करते थे और कैश में फॉरेन करेंसी खरीद के और फॉरेन ट्रैवल कराते थे। डिपार्टमेंट ने पहले भी बड़ी सारी सेलिंग्स लगाई थी, लेकिन इस बार 2 नई चीजें आई हैं। पहले तो दोस्तों ये कि 26 एएस में 10 लाख से ऊपर का अगर फॉरेन एक्सचेंज खरीदा है तो वो दिखेगा। दूसरा दोस्तों अगर आप ट्रैवल एग्रीगेटर के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो उसके ऊपर टीसीएस का कॉन्सेप्ट लगा दिया गया है फाइनेंस एक्ट 2020 से वैसे भी, तो वहां भी डिपार्टमेंट ने टैक्स इवेजन को कर्व करने की पूरी कोशिश की है। देन दोस्तों नाउ कम्स टू म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स एंड शेयर्स। दोस्तों पहले क्या होता था कि म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे टैक्स फ्री थे, सो डिपार्टमेंट ने उनके ऊपर कभी इतना ज्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि बहुत सारे टैक्स फ्री की कैटेगरी में आते थे। हालांकि डिपार्टमेंट के पास ये सारी इंफॉर्मेशन पहले भी जाती रही है एजेंसीज से, बट कभी भी टैक्स पेयर्स के साथ इनको
डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया था, डिपार्टमेंट बैक एंड पे इनको वेरीफाई करता था। अब दोस्तों ये तीनों ही चीजें, बॉन्ड्स, शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, ये सब 26 एएस में दिखेगा। और सिंस अब इन सब के ऊपर टैक्स लग गया है, अब टैक्स फ्री वाली कैटेगरी में भी ये नहीं रहे हैं, तो आपको अपना करेक्ट टैक्स, एप्रोप्रिएट टैक्स इनके ऊपर पे करना है दोस्तों। देन क्रेडिट कार्ड बिल्स, ये भी दोस्तों एक बड़ी कॉमन चीज थी। लोग, बहुत सारे लोग टैक्स एप्रोप्रिएटली पे नहीं करते थे और क्रेडिट कार्ड के थ्रू ह्यूज स्पेंडिंग्स करते थे। नाउ दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन जहां पे टैक्स पेयर को अलर्ट जाने वाला है। दोस्तों ये सारी की सारी रिपोर्टिंग गवर्नमेंट को पहले भी जाती थी, लेकिन डिपार्टमेंट क्या करता था, डिपार्टमेंट दोस्तों स्क्रूटनी के नोटिस, इनकम एस्केपिंग के नोटिस भेजता था, देन उसके थ्रू रिकवरी करता था। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की कॉस्ट लगती थी रिकवरी करने के लिए, और डिपार्टमेंट एक फिल्टर भी लगाता था कि इस अमाउंट से ऊपर वालों को नोटिस भेजते हैं ताकि हमारी कॉस्ट रिकवरी से ज्यादा ना बने। लेकिन दोस्तों अब जब ये सारी की सारी चीजें प्राइमा फेसी 26 एएस में दिखने लगेंगी, तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि 143(1) की जब प्रोसेसिंग होगी, जब 143(1) की प्रोसेसिंग होगी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ये सारी ट्रांजेक्शन्स आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न से मैच करेगा और सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट आपकी एरर निकाल देगा। सो दोस्तों जो काम करने के लिए डिपार्टमेंट को पहले ह्यूज कॉस्ट इंकर करनी पड़ती थी, और उसमें भी वो 100% लोगों को कवर नहीं कर पाता था, बल्कि लिमिटेड लोगों को कवर करता था, अब डिपार्टमेंट 100% लोगों को कवर करेगा। रीजन वाई आपके 26 एएस में जब वो चीज दिखेगी, तो 143(1) की जब आप इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस होगी, जैसा कि आज भी आपको पता है, जब आपकी 143(1) में इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस होती है तो टीडीएस का अमाउंट 26 एएस से मैच होता है, और कहीं भी मिसमैच आता है तो डिपार्टमेंट आपको इंटीमेट कर देता है। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों कोई भी ट्रांजेक्शन जो सीरियल नंबर 1 to 7 में आ रही है और आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में रिपोर्ट नहीं की, और उसकी वजह से आपको टैक्स पेबल अगर बनता है, आपको अगर टैक्स पेबल बनता है, तो डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं आपको नोटिस भेजेगा बाय डिफॉल्ट 143(1) का एडजस्टमेंट नोटिस या इंटीमेशन नोटिस या डेफिशिएंसी मेमो नोटिस किसी भी रूप में आपको आ सकता है, बाय डिफॉल्ट आ सकता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस से आ सकता है, और डिपार्टमेंट की कोई कॉस्ट भी उसमें नहीं लगेगी, और डिपार्टमेंट 100% टैक्स पेयर्स को भी इसमें कवर कर पाएगा। तो आप क्लियरली समझ सकते हैं दोस्तों कि जो भी ट्रांजैक्शन आपके 26 एएस में आ रही है, आपको ध्यान रखना है कि वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आपने जिन जिन के ऊपर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, वो सारी की सारी टैक्स लायबिलिटी आपने डिस्चार्ज की हो और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में अप्रोप्रिएट कॉलम में करेक्टली शो की हो। अदरवाइज देयर कैन बी सिचुएशन कि या तो डिपार्टमेंट आपकी रिफंड डिमांड के साथ एडजस्ट कर दे, जैसा कि आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 4 में डिमांड है। सो देयर कैन बी ए प्रिजम्पशन कि आपकी करंट इनकम टैक्स की रिटर्न में रिफंड बनता है तो डिपार्टमेंट पुरानी डिमांड के साथ उसको एडजस्ट कर दे, दैट कैन आल्सो बी द पॉसिबिलिटी। सेकंड, अगर आपने कम अपनी इनकम शो की है तो डिपार्टमेंट के 26 एएस में अगर ज्यादा आ रही है तो डिपार्टमेंट आपके ऊपर डिमांड रेज कभी कर सकता है। सो दोस्तों ये था सारा का सारा इफेक्ट नए फॉर्म 26 एएस का, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। मैं ना जैसे आपको बताया कि ये टैक्स पेयर के लिए पॉजिटिव है, प्रोफेशनल के लिए भी पॉजिटिव है, और डिपार्टमेंट के लिए भी पॉजिटिव है। टैक्स पेयर के लिए पॉजिटिव इसलिए दोस्तों कि आपका सब कुछ 26 एएस में दिख रहा है, आप उसको ध्यान में रखिए, अपनी करेक्ट रिटर्न भरिए। प्रोफेशनल के लिए भी पॉजिटिव इसलिए दोस्तों उनके पास क्रॉस रिकॉन्सिलेशन के लिए एक फिगर आ गई है कि एसएससी ने कुछ फिगर दी, अब आप क्रॉस रिकॉन्साइल कर दीजिए और उसके बिहार पे उसकी जो रिटर्न भर रहे हैं वो करेक्ट रिटर्न भरिए, करेक्ट टैक्स पे करवाइए। और डिपार्टमेंट के लिए तो दोस्तों मैंने जैसा पॉजिटिव बताया कि कोई फिल्टरिंग नहीं करनी, कोई शॉर्टलिस्ट नहीं करना, कोई नोटिस नहीं भेजने, कोई एडमिन कॉस्ट या मैन पावर कॉस्ट, स्टाफ कॉस्ट नहीं लगनी। ऑटोमेटिकली रिटर्न प्रोसेसिंग के टाइम पे ही डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न को वेरीफाई करेगा, क्रॉस मैच करेगा, एडजस्टमेंट, डेफिशिएंसी और किसी भी प्रकार का नोटिस आपको बाय डिफॉल्ट भेज देगा और आपको अपनी रिटर्न करेक्ट करनी पड़ेगी। सो विद दिस फ्रेंड्स वी कंक्लूड दिस वीडियो। आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट में डाल सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।